जय हिंद दोस्तों, 65वीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी का मैं करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 12 में अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह हम लोग इस बार भी 30 मल्टीपल चॉइस प्रश्न को व्याख्या के साथ हल करेंगे। इस बार के प्रश्न जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं 8 से 14 फरवरी 2019 के बीच के समसामयिक घटनाक्रम से रहेगा। इस बार 3 प्रश्न बिहार से हैं। दोस्तों 22 मार्च 2019 को करंट अफेयर्स का एक स्पेशल टेस्ट सीरीज में लेके आने वाला हूं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 और बिहार बजट 2019-20 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस टेस्ट सीरीज में बिहार बजट या इकोनॉमिक सर्वे से कोई भी प्रश्न नहीं है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है, इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए। आपको टाइम ड्यूरेशन दिया ही जा रहा है, आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं, आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा, आपको कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं उसके बनिस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। इस चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें, किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम सीरीज के तीनों वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं मैं। उसके बाद है रणनीति कैसे बनाएंगे, दैनिक समय सारणी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए 4 वीडियो आपको मिलेंगे। 6 महीने की रणनीति, 1 साल की संपूर्ण रणनीति, दैनिक समय सारणी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फुल टाइम स्टडी करते हैं, और दैनिक समय सारणी कामकाजी व्यक्ति और गृहिणी के लिए, और साथ साथ में करंट अफेयर टेस्ट सीरीज तो हर एक संडे को आती ही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर सकें। मैं इस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और नामीबिया तथा पनामा के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? चुनाव प्रबंधन और प्रशासन, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, पवन ऊर्जा या ऑप्शन ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव प्रबंधन और प्रशासन। इसमें चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव का आदान प्रदान करना, सूचना का आदान प्रदान करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना और क्षमता निर्माण करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, नियमित विचार विमर्श आदि को बढ़ावा देना शामिल है। परमाणु टेक 2019-20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, पोखरण या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया था। इसमें इस बार मुख्य रूप से 3 विषयों पर चर्चा हुई। पहला विषय था स्वास्थ्य सुरक्षा, नाभिकीय औषधि तथा रेडिएशन थेरेपी। दूसरा विषय था भोजन संरक्षण, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग। और तीसरा विषय था परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? 44, 36, 47, 43 या ऑप्शन ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 36। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेषण नीति केंद्र GIPC द्वारा तैयार वर्ष 2019 के इस सूचकांक में भारत 8 पायदान की छलांग के साथ 36वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी 2018 में भारत की रैंकिंग 44 थी, अब 36 हो गई है। इस सूचकांक में अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे, स्वीडन तीसरे, फ्रांस चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक GIPC ने 45 संकेतकों पर तैयार किया है। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल है। मौजूदा संस्करण में भारत का कुल स्कोर उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 36.04% यानी 45 में से 16.22 पर पहुंच गया। नासा एवं नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में धरती का वैश्विक सतह तापमान यानी ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर 1880 के बाद से अब तक का
डैश सबसे गर्म तापमान रहा, यानी कौन से स्थान पे रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। वर्ष 2018 में वैश्विक तापमान 1951 से 1980 के औसत तापमान से 0.83 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तापमान वर्ष 2016, वर्ष 2017 और वर्ष 2015 से कम रहा, यानी चौथे पोजीशन पर रहा। पिछले 5 साल सामूहिक रूप से आधुनिक रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे गर्म साल रहा। 1880 के बाद से धरती की सतह का औसत तापमान करीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। भारत ने किस देश के साथ अगले 6 साल में 1800 लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो देश है बांग्लादेश। दोनों देशों में समझौते पत्र पर हस्ताक्षर बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 8 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच हुआ। बांग्लादेश के लोक सेवकों को ई गवर्नेंस एवं सेवा प्रदान, सार्वजनिक नीति एवं क्रियान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी, विकेंद्रीयकरण, शहरी विकास एवं योजना, प्रशासन नीति और SDG यानी विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन में चुनौतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 को DD नॉर्थ ईस्ट के बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए दूरदर्शन के दूसरे चैनल का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? DD अरुण प्रकाश, DD अरुण किरण, DD अरुण ज्योति, DD अरुण प्रभा या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, DD अरुण प्रभा, ये इसका लोगो है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के एक अस्थायी परिसर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीला सुरंग, इसको ध्यान से सुनिएगा, सीला सुरंग का शिलान्यास किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तो यह तवांग से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी। 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लिए 4 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर की गई है। इसे किसने बनाया है? बोइंग, एवी हेलीकॉप्टर, अगस्ता वेस्टलैंड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोइंग। और भारत ने अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया को सितंबर 2015 में ही अंतिम रूप दिया था। चिनूक हेलीकॉप्टर, यही है चिनूक हेलीकॉप्टर, अमेरिकी सेना का विशेष हेलीकॉप्टर है। इसी चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे कश्मीर से पृथक करते हुए उसे एक अलग डिवीजन या मंडल घोषित किया है? बारामूला, लेह, लद्दाख, अनंतनाग, ऑप्शन नंबर ई। ये देखिए सुंदर दृश्य इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। इस घोषणा से अब राज्य में 3 प्रशासनिक इकाइयां जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्यरत हो जाएंगी। इस फैसले से कश्मीर घाटी 15,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा डिवीजन, उसके बाद जम्मू डिवीजन जिसका क्षेत्रफल 26,293 वर्ग किलोमीटर होगा, जबकि लद्दाख 86,909 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा डिवीजन बन जाएगा। लद्दाख के कारगिल और लेह जिलों में पहले से ही स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अलग पहाड़ी विकास परिषद की स्थापना की गई है। हाल ही में किस देश की राजधानी के न्यायालय में इस्तेमाल के लिए हिंदी तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है? कुवैत, मॉरिशस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात या ऑप्शन नंबर ई। देखिए उसी का ये न्यायालय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। वहाँ के न्यायालय में इस्तेमाल के लिए अंग्रेजी और अरबी के बाद हिंदी तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। इस कदम से हिंदी भाषियों को मुकदमे की प्रक्रिया, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की संख्या 26 लाख है, जो देश की कुल आबादी का 30% है और यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
कपड़ा मंत्रालय और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा हाल ही में सर्जिंग सिल्क कार्यक्रम के दौरान जनजातीय क्षेत्रों की महिला रीलरों को कौन सी मशीनें वितरित की गई है? ऑटोमेटिक सिल्क रीलिंग मशीन है, मल्टी एंड सिल्क रीलिंग मशीन है, बुनियाद सिल्क रीलिंग मशीन है, या सेमी ऑटोमेटिक सिल्क रीलिंग मशीन है, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुनियाद सिल्क रीलिंग मशीन है। छत्तीसगढ़ के चंपा के एक उद्यमी के सहयोग से सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई मशीन तसर सिल्क यार्न की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करेगी और महिलाओं के कठिन श्रम को कम करेंगी। रीलिंग में जांघों के इस्तेमाल को समाप्त करने और मार्च 2020 का अंत तक इसे बुनियादी रीलिंग मशीनों द्वारा बदलने की योजना है। सर्जिंग सिल्क कार्यक्रम के दौरान रेशम उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां पाने वालों को सम्मानित किया गया। रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ई कोकून को लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम याद रखिएगा, ई कोकून। ग्रैमी अवार्ड 2019 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड जीतने वाली पहली सोलो महिला कलाकार बनकर किसने इतिहास रच डाला? क्विंसी जोन्स, दुआ लिपा, कार्डी बी, लेडी गागा, या ऑप्शन ई। यही है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्डी बी। किस एल्बम के लिए मिला है? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। लॉस एंजलिस के स्टेपल्स सेंटर में 10 फरवरी 2019 को 61वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया और क्विंसी जोन्स को एल्बम ऑफ द ईयर गोल्डन आवर के लिए अवार्ड मिला है। दुआ लिपा को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है और लेडी गागा को बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, एल्बम का नाम था जवान और सॉन्ग का नाम था वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग के लिए मिला है। MIT तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण 21वीं सदी के अंत तक उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिक्स जैसे इलाकों में पड़ने वाले समुद्रों और ध्रुवीय समुद्रों का रंग क्रमशः क्या हो जाएगा? गहरा हरा और गहरा नीला, गहरा नीला और गहरा बैगनी, गहरा नीला और गहरा हरा, गहरा बैगनी और गहरा हरा, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला और गहरा हरा। तो इसका मतलब यह हो गया कि उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिक जैसे इलाकों में पड़ने वाले समुद्रों का रंग हो जाएगा गहरा नीला और ध्रुवीय समुद्रों का रंग हो जाएगा गहरा हरा। हालांकि इन बदलावों को नग्न आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। हाल ही में यह रिपोर्ट नेचर पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। MIT द्वारा किए गए शोध के अनुसार पानी का रंग हरा होना उसकी सतह पर उगे फाइटोप्लैंक्टन की वजह से होते हैं। ध्रुवीय समुद्र का तापमान बढ़ने से इनकी मात्रा गहराई तक बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे इनकी तादाद में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार समुद्र का पानी नीला होने का मतलब है फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्री जीवों के भोजन का काम करते हैं। इनकी संख्या कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पानी में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर बढ़ती है, जिसमें भारी कमी देखी गई है। और इसकी वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। किस भारतीय इतिहासकार को इजराइल के प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है? रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब, संजय सुब्रमण्यम, या ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संजय सुब्रमण्यम। प्रारंभिक आधुनिक युग के दौरान एशियाई, यूरोपीय और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के लोगों के बीच अंतर सांस्कृतिक संपर्क पर काम के लिए अतीतकालीन आयाम श्रेणी में यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। संजय सुब्रमण्यम अपने अवार्ड को शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केनेथ पोमेरांज के साथ साझा करेंगे। हाल ही में किसे अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इमरसन मनांगाग्वा, साइरिल रामापोसा, अब्देल फतेह अल सीसी, पॉल कागामे, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इनके पूर्व रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष थे। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं, जिसमें अफ्रीका में स्थित यूरोपीय संपत्ति के विभिन्न क्षेत्र भी
शामिल है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आउटरीच, आउटडोर, इनरीच, इंडोर या ऑप्शन ए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आउटरीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2018 को ही एमएसएमई के लिए 100 दिनों के आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके लिए पूरे देश में 100 जिलों की पहचान की गई थी। 39 जिलों को वस्त्र मंत्रालय के लिए चिन्हित किया गया था। 39 में से 12 हैंडलूम, 19 हस्तशिल्प और 8 पावरलूम के लिए निर्धारित किए गए थे। आउटरीच कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे स्थानीय बैंकों के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए कैंप लगाना, ई धागा के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों को उपकरण किट का वितरण, कारीगरों तथा बुनकरों के लिए पहचान पत्र का पंजीकरण व वितरण, 24/7 हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाना, गुणवत्ता प्रमाण पत्र देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसमें कौन शामिल नहीं है? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या ऑप्शन ए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना नहीं लगा है। इस 3 बैंक के अलावा, ये जो 3 बैंक है, इस 3 बैंक के अलावा 4 और बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पूंजी के अंतिम उपयोग पर निगरानी, अन्य बैंकों के साथ जानकारी साझा करने, धोखाधड़ी के बारे में सूचना और वर्गीकरण और खातों के पुनर्गठन जैसे विभिन्न दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के चलते यह जुर्माना लगाया गया है। इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने पर आंध्रा बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धन शोधन रोधी मानकों और ग्राहक को जानो यानी केवाईसी पर दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सभी पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में एसबीआई पर भी 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया था। एसबीआई पर आरबीआई की तरफ से प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया था। नीति आयोग ने शिक्षा में प्रणालीगत बदलाव यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने हेतु किसके साथ आशय पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट, ये मिस्टेक हो गया, लेटर नहीं बल्कि मेमोरेंडम होगा, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या ऑप्शन ए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो फर्म है माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन, MSDF। 12 फरवरी 2019 को ये हुआ है। प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से पब्लिक स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने और दस्तावेजों को संहिताबद्ध करने के लिए MSDF के भारत के विभिन्न राज्य सरकारों के साथ किए गए कार्य के सामूहिक अनुभव के आधार पर किया गया है। इस नवीनतम भागीदारी के तहत नीति आयोग और सुसान डेल फाउंडेशन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए उन सुधारों का दस्तावेजीकरण करेगा जिनसे शिक्षा में प्रणालीगत सुधारों की शुरुआत हुई है। पिछले वर्षों के दौरान इन सुधारों से शिक्षा परिणामों में सुधार आना शुरू हुआ है। वैयक्तिक कानून संशोधन विधेयक 2018 किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग के आधार पर तलाक, व्यभिचार के आधार पर तलाक, व्यभिचार को इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्री, हृदय रोग के आधार पर तलाक, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के आधार पर तलाक या ऑप्शन ए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठ रोग के आधार पर तलाक से संबंधित है ये। इस विधेयक के कानून बनने के बाद कुष्ठ रोग के आधार पर तलाक नहीं लिया जा सकेगा। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त रोगियों को समाज से अलग किया गया था क्योंकि कुष्ठ रोग निदान योग्य नहीं था और समाज उनके प्रतिकूल था, परंतु वर्तमान में कुष्ठ रोग पूर्णतः निदान योग्य है। लेकिन कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति विभेद करने वाले पुराने विधायी उपबंध विभिन्न विधियों में आज भी विद्यमान है। ऐसे में इन विभेदकारी उपबंधों को समाप्त करने के लिए विधेयक लाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 फरवरी 2019 को भारत में जलवायु क्रियाओं के बारे में किस नाम से प्रकाशन जारी किया? भारत और जलवायु, जलवायु परिवर्तन से जूझता भारत,
जलवायु परिवर्तन और भारत में जलवायु परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस प्रकाशन का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, भारत जलवायु समाधानों का नेतृत्व कर रहा है। फिर से सुनिए, भारत जलवायु समाधानों का नेतृत्व कर रहा है। इस प्रकाशन में जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलनता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तहत भारत द्वारा की गई प्रमुख कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है। भारत दुनिया में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विविध पहलुओं पर कार्य करने वाला दुनिया का एक सक्रिय देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 फरवरी 2019 को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अपनी मंजूरी दे दी है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, रूस, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। इसके तहत पृथ्वी के सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन से जुड़ी संभावनाओं की तलाश को बढ़ावा दिया जाएगा। फिनलैंड की सरकार के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में एक संयुक्त गतिविधि का विकास संभव हो पाएगा। एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया। इस विधेयक के अनुसार कितने दिनों में एनआरआई शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, या ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों में कहा गया कि भारतीय महिलाओं को अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण विवाह से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है। इसी के तहत भारत और भारत के बाहर होने वाले ऐसे विवाह को शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, इजराइल, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन ई। देश का नाम बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में। तो यह थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका का वार्षिक कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास थाईलैंड की मेजबानी में शुरू हो गया है। कोबरा गोल्ड थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक वार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ध्यान से सुनिएगा, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के दृष्टिकोण से? क्योंकि ये तो थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है। इसमें 29 देशों के लगभग 10,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का समापन 22 फरवरी को हो गया। इस अभ्यास के कारण प्राकृतिक आपदा के दौरान अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स में सेना के समन्वय में वृद्धि हुई है। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नायक ने 13 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? ई सेहत, ई औषधि, ई स्वास्थ्य, ई आयुष, या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ई औषधि। ई औषधि पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सूचना प्रबंधन सुविधा तथा आंकड़ों के इस्तेमाल में सुधार लाना और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह पोर्टल लाइसेंस प्रदाता अधिकारी, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए मददगार होने के साथ साथ लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं तथा उनके उत्पादों, रद्द की गई और नकली औषधियों की जानकारी देने के अलावा शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारी का संपर्क सूत्र भी तत्काल उपलब्ध कराएगा। नासा के अध्ययन के मुताबिक 2000 से लेकर 2017 के बीच दुनिया को हरा भरा करने में भारत और चीन का योगदान कितना रहा? 1/4, 1/3, 2/3, 3/4, या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। हालांकि धरती की वन भूमि का 9% क्षेत्र ही इन दोनों देशों के पास है, लेकिन नंबर 1 कौन है?
देखिए, पेड़ पौधों से ढके क्षेत्रों में वैश्विक बढ़ोतरी में 25% योगदान केवल चीन का है। तो नंबर 1 चीन है, सेकंड पोजीशन पर भारत है। जबकि चीन के पास वैश्विक वनीकरण का क्षेत्र मात्र 6.6% है। नासा के अध्ययन में कहा गया है कि चीन वनों के मामले में 42% और कृषि भूमि के मामले में 32% वृद्धि इसने किया हुआ है। इसी कारण से हरा भरा बना हुआ है। जबकि भारत में ऐसा मुख्यतः कृषि भूमि यानी 82% के कारण हुआ है, जबकि वनों का हिस्सा कम है, 4.4%। भारत ने वर्ष 2017 में केवल 12 घंटों में 6.6 करोड़ पौधे लगाकर अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। इस अध्ययन में 11 फरवरी 2019 को कहा गया कि दुनिया 20 वर्ष पहले की तुलना में अधिक हरी भरी हो गई है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटॉन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या ऑप्शन ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। भारत में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की श्रृंखला चलाने वाली अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा प्रोटॉन कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इससे अब कैंसर पीड़ितों को एक विशेष रूप की रेडियोथेरेपी उपलब्ध सुनिश्चित की जा सकेगी, जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। पुलवामा में हुए आतंकी बम विस्फोट हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली है? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, जमात-उद-दावा, हक्कानी नेटवर्क या ऑप्शन नंबर ए? ये इतना न्यूज में रहा था कि इसके बारे में सभी जानते ही हैं। ये घटना 14 फरवरी की है। 22 वर्षीय बॉम्बर आदिल अहमद डार, जो एक सुसाइड बॉम्बर था, इसने 350 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भरी हुई एक एसयूवी 78 सीआरपीएफ बसों के काफिले में से एक बस से टकरा दिया था। इसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी बालाकोट एयर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका बदला ले लिया था, जिसमें भारत सरकार के अनुसार लगभग 250 से 300 आतंकी मारे गए थे। तो ये जो पुलवामा में आतंकी बम विस्फोट हमला हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किस संगठन ने ली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैश-ए मोहम्मद। हांगकांग यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक रात में कितने घंटे से कम नींद लेने के कारण डीएनए को नुकसान होने के साथ साथ शरीर में डीएनए रिपेयर की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या ऑप्शन ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 घंटे। अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों को रात भर शिफ्ट में काम करने की आवश्यकता थी, उनके डीएनए में उच्च स्तर में क्षति हुई है। साथ ही डीएनए की मरम्मत से जुड़े जीन गतिविधि में भी निम्नता देखी गई है। इसीलिए हम लोगों को कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए दोस्तों। और रात में ली गई नींद की भरपाई दिन में कभी भी नहीं हो सकती है, जान लीजिए। रात की नींद सबसे बेस्ट होती है। अब बिहार के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मैथिली भाषा अथवा मिथिलाक्षर के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए कहां पर पांडुलिपि केंद्र की स्थापना होगी? सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पटना या ऑप्शन ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। यह केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, या कामेश्वर शाह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में से किसी एक परिसर में स्थापित होगी। मिथिलाक्षर का उपयोग आसान हो, इसके लिए लिपि को भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास संस्थान के द्वारा जल्द से जल्द कंप्यूटर की भाषा यानी यूनिकोड में परिवर्तित करने का काम पूरा किया जाएगा। साथ ही मिथिलाक्षर लिपि को सीखने के लिए ऑडियो विजुअल तकनीक भी विकसित की जाएगी। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ बिहार राज्य में उत्पादित खादी के ऑनलाइन बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मिंत्रा या ऑप्शन ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। इसके साथ ही राज्य में उत्पादित खादी के 39 प्रोडक्ट ऑनलाइन हो गए हैं। उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि अब विश्व के किसी भी देश का व्यक्ति ऑनलाइन बिहार की खादी खरीद कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बेहतरीन डिजाइन से मार्केट में राज्य की खादी की मांग बढ़ेगी। रोजगार सृजन में खादी अहम भूमिका निभाएगी। लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ज्ञात हो कि राज्य की 84 खादी समितियों में से 58 अभी वर्किंग कंडीशन में है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को कितने रुपए की इनपुट सब्सिडी की घोषणा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई है? 2000 रुपये, 4000 रुपये, 6000 रुपये, 8000 रुपये, ये ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8000 रुपये। 30 डिसमिल जमीन पर अभी 6000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी, इसे बढ़ाकर अब 8000 रुपये किया जा रहा है। जैविक खेती के विस्तार से वर्मी कंपोस्ट और बायो पेस्टिसाइड की जरूरत होगी। गोबर और गोमूत्र से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में 47वीं राष्ट्रीय नेशनल डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें 7 फरवरी को कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के डेयरी सेक्टर का भी ग्रोथ काफी तेजी से हुआ है। 2005 में जहां कॉम्फेड प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करता था, वह दिसंबर 2018 में बढ़कर 20.46 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज्ञान और भी लोगों तक बढ़ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 22 मार्च को बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 और बिहार बजट 2019-20 के स्पेशल एडिशन के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।